हेलो गाइस, स्वागत है आपका आचार्य आईएएस की क्लास में। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय असहयोग आंदोलन का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आंदोलन की भूमिका, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के उद्देश्य, आंदोलन का कार्यक्रम, जन भागीदारी, ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया, चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922, आंदोलन की वापसी, परिणाम और महत्व, सीमाएं, लिमिटेशंस, निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो साथियों, चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच चला। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला व्यापक अखिल भारतीय जन आंदोलन था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से सहयोग समाप्त करना और अहिंसक तरीकों से स्वराज प्राप्त करना। ये आंदोलन भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध के बाद के भारत से जुड़ी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध में भारत ने ब्रिटिश सरकार को धन, संसाधन और सैनिक उपलब्ध कराए। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के बाद संवैधानिक सुधारों और स्वशासन की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को दमनकारी कानूनों और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। इस कानून के अंतर्गत बिना मुकदमे गिरफ्तारी, बिना वकील और बिना अपील की व्यवस्था की गई। महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून कहा। ये अधिनियम ब्रिटिश शासन की दमनकारी मानसिकता का स्पष्ट प्रमाण था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक भयावह घटना घटी। जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी और शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाई गईं। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। इस हत्याकांड ने भारतीय जनता के मन से ब्रिटिश न्याय और नैतिकता पर विश्वास पूरी तरह समाप्त कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद केवल विरोध नहीं हुआ, बल्कि कई प्रमुख व्यक्तियों ने प्रतीकात्मक और वास्तविक त्याग किए। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ये त्याग ब्रिटिश शासन की नैतिकता के विरुद्ध एक सशक्त नैतिक विरोध था। इसके बाद महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेवाओं के लिए 1915 में दिया था। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ब्रिटिश शासन से आंशिक सुधारों की उम्मीद व्यर्थ है। यहीं से उन्होंने सहयोग की नीति का त्याग किया और आगे चलकर असहयोग आंदोलन का मार्ग अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं ने सरकारी पदों, सम्मानों और संस्थागत सहयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। कई राष्ट्रवादियों ने सरकारी उपाधियां लौटाईं, जैसे राय बहादुर, खान बहादुर और सर। कई वकीलों ने लाभदायक वकालत छोड़ दी और अदालतों का बहिष्कार किया। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया। कई सरकारी कर्मचारी नैतिक कारणों से आंदोलन के समर्थन में अपने पदों से हट गए। इस प्रकार जलियांवाला बाग के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में त्याग केवल भावना नहीं रहा, बल्कि व्यवहारिक और संगठित कदम बन गया। यही सामूहिक त्याग असहयोग आंदोलन की वास्तविक नींव बना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी गई। भारतीय मुसलमानों ने इसे अपने धार्मिक हितों के विरुद्ध माना। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला और असहयोग आंदोलन को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। खिलाफत आंदोलन के समय विभिन्न नेताओं ने अलग अलग भूमिका निभाई। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, जिन्हें आमतौर पर अली बंधु कहा जाता है, आंदोलन के मुख्य नेता थे। उन्होंने सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय को संगठित किया और तुर्की के खलीफा की रक्षा के लिए भारत में समर्थन जुटाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और राजनीतिक दिशा में आंदोलन को नैतिक रूप से मजबूत किया। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और मौलाना महमूद उल हसन ने भी आंदोलन को व्यापक जन समर्थन दिलाने में मदद की। इस दौरान महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के दृष्टिकोण से आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और असहयोग आंदोलन के माध्यम से खिलाफत आंदोलन को एक अखिल भारतीय स्वरूप देने में निर्णायक भूमिका निभाई। इस प्रकार अली बंधु मुख्य नेतृत्व में थे, अबुल कलाम आज़ाद और अन्य नेताओं ने राजनीतिक और नैतिक दिशा दी और महात्मा गांधी ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़कर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की।
सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में इसे औपचारिक रूप से अपनाया गया। महात्मा गांधी का स्पष्ट विचार था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से चलता है। यदि ये सहयोग समाप्त कर दिया जाए तो शासन अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे ब्रिटिश शासन से असहयोग, अहिंसा के माध्यम से संघर्ष, स्वराज की प्राप्ति, राष्ट्रीय चेतना का विकास और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना। असहयोग आंदोलन में व्यापक जनभागीदारी देखने को मिली। छात्रों ने शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया, वकीलों ने अदालतें छोड़ी, महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में सक्रिय भूमिका निभाई, किसानों और मजदूरों ने आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस एक जन संगठन के रूप में उभरी। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए दमन की नीति अपनाई। लाठीचार्ज किए गए, गिरफ्तारियां हुईं और प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए। लगभग 30,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। नकारात्मक कार्यक्रम: सरकारी उपाधियों का त्याग, स्कूल कॉलेज अदालतों का बहिष्कार, विधान परिषद और चुनाव बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों और शराब का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन का सकारात्मक कार्यक्रम: खादी और चरखे का प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना, काशी विद्यापीठ 1921, गुजरात विद्यापीठ 1920, जामिया मिलिया इस्लामिया 1920, अस्पृश्यता उन्मूलन और सामाजिक सुधार। असहयोग आंदोलन में जन भागीदारी: छात्रों, वकीलों, महिलाओं, किसानों और मजदूरों की सक्रिय भागीदारी। कांग्रेस का जन संगठन के रूप में उभरना। असहयोग आंदोलन पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया: लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, प्रेस पर प्रतिबंध, लगभग 30,000 से अधिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक हिंसक घटना घटी। उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। महात्मा गांधी ने इस घटना को अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध माना। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये निर्णय कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक था। असहयोग आंदोलन के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण थे। राष्ट्रीय आंदोलन का जनाधार बढ़ा, कांग्रेस एक मजबूत जन संगठन बनी, भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना और आत्मविश्वास का विकास हुआ। ब्रिटिश शासन की नैतिक वैधता कमजोर पड़ी। ये आंदोलन आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की आधारशिला बना। इस आंदोलन की कुछ सीमाएं भी थीं। स्वराज की तत्काल प्राप्ति नहीं हुई। आंदोलन की अचानक वापसी से कार्यकर्ताओं में निराशा फैली। हिंसा पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं हो पाया। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक चरण था। इस आंदोलन ने ये सिद्ध किया कि अहिंसा, जन भागीदारी और संगठित प्रयासों के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी जा सकती है। तो याद रखिए, असहयोग आंदोलन ने ये साबित किया कि अहिंसा, जन भागीदारी और संगठन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी जा सकती है। तो गाइज, आइए अगले सत्र में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी जी की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।